नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में का स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल एक जजमेंट दिया है जिसमें उन्होंने हिंदू औरतों को जो प्रॉपर्टी की राइट्स हैं उसको कहा है कि उनको उतना ही राइट है जितने किसी लड़के को होते हैं। यानी कि एक फादर है, उसके अगर मान लो बेटा और बेटी हैं तो बेटी को भी उतना ही हक है जितना बेटे को होता है। तो ये एक बहुत ही लैंडमार्क वर्डिक्ट है। ऑलरेडी इस पे कई वर्डिक्ट आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये ना सिर्फ औरतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बल्कि हमारे यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि औरतों के ऊपर आपको प्री हो या मेंस हो लगातार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मेंस में एक क्वेश्चन 100% आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस टॉपिक में हम डिटेल में समझेंगे इस मुद्दे को कि मुद्दा आखिर क्या है, इतिहास में ऐसा क्या हो गया, ठीक है, कि इस राइट्स के बारे में क्या एक इतिहास रहा है, तो जिसको कि हमें प्री और मेंस दोनों को हम क्वेश्चन ढंग से हैंडल कर सकें। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि ये टॉपिक प्री में भी पूछा सकता है, तो जो कि आपको पता है कि प्री थोड़ा ट्रिकी होता है, आपसे घुमा के पूछ सकता है। तो जैसे मैं दो स्टेटमेंट बनाए हैं जिसमें आपको ये पहचानना है कि ये सही या गलत है, जिससे आप ये समझ में आएगा कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक की वो सही आपको आई कि नहीं आई। पहला क्वेश्चन ये है कि मुस्लिम महिलाओं को पैतृक संपत्ति में पुरुषों की अपेक्षा आधा हक मिलता है। यानी अगर मुस्लिम औरतों की बात करते हैं तो उनको जो उनकी जो प्रॉपर्टी मिलती है, पैतृक प्रॉपर्टी, उसमें क्या 50% मिलता है? क्या ये सही है या गलत है? दूसरा है 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को संशोधित करके महिलाओं को पुरुषों की तरह पैतृक संपत्ति में बराबर हक दिया गया। क्या ये सही है? ये दोनों स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों जानना, क्योंकि प्री में ये इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं और इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ आपको एक्स्ट्रा जानने को मिलेगा। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दें कि अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो ये 6 मंथ्स का NCERT कोर्स हमने स्टार्ट किया है। बहुत ही अच्छा कोर्स है दोस्तों। लगभग 80% से ज़्यादा चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी प्री और मेंस में। इसमें आपको वीडियोस, PDF, टेस्ट सब कुछ मिलेगा। फीस जो है मात्र 2999 है और बेहतरीन चीज़ ये है कि इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपको वीडियो के माध्यम से, कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपको डिस्कशन कराया जाएगा, एक चीज़ याद कराई जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें 8317040152 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बोला ये गया कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 यानी 1956 में एक एक्ट था जिसका नाम था हिंदू सक्सेशन एक्ट बनाया गया, जो 2005 में आते आते उसके अंदर आर्टिकल, उसका जो सेक्शन 6 था उसमें अमेंडमेंट हुआ। मतलब एक एक्ट था जिसका नाम था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और 2005 में उसका जो सेक्शन 6 था उसमें संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया। और अमेंडमेंट के बाद जो औरतें हैं उनको प्रॉपर्टी में इक्वल राइट दिए गए। मतलब अब पुरुष और महिला दोनों को प्रॉपर्टी में बराबर हिस्सेदारी मिल गई। ये संशोधन के बाद हुआ, संशोधन से पहले ऐसा नहीं था। हिंदू की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ऐसा। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं इतिहास की कि ऐसा भाई ये चीज़, चलो ऐसा तो नहीं है कि जो चीज़ आज घटना घटी है उसका इतिहास नहीं होगा। इतिहास हर चीज़ का होता है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। शादी ब्याह हो या डिवोर्स हो या प्रॉपर्टी हो, ठीक है, इस मुद्दे पर जब से मुग़ल हैं, मुग़ल के टाइम पर भी ये ऐसा था, उसके बाद अंग्रेज आए। तो मुग़लों ने क्या किया, मुग़लों ने चूँकि जैसे हमारे देश में स्थिति थी कि हर एक अलग अलग कबीले हुआ करते थे, अलग अलग संप्रदाय, धर्म हुआ करते थे। तो हर धर्म का, हर कबीले का अपना एक सिस्टम हुआ करता था, अपने कानून हुआ करते थे। तो मुग़लों ने भी क्या किया कि जिस कबीले का या जिस संप्रदाय का कानून होता था उसको ही फॉलो किया। मतलब अगर किसी कबीले में जो बातें बोली गई हैं शादी ब्याह या डिवोर्स या प्रॉपर्टी को लेकर, वही बातें फॉलो की जाती थी कि भैया ठीक है, इस संप्रदाय ने ये लिखा है तो वहाँ के लोगों को उसी कानून के तहत अपने आप को फॉलो कराना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जब मुग़ल गए और अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने भी एज इट इज़ वही चीज़ फॉलो की जो मुग़ल करते थे। डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ इतना था कि जहाँ पर मुग़ल ने जिस इस सिस्टम के ऊपर एक जुडिशरी बना रखी थी, यानी कि जो न्यायपालिका थी मुग़लों के टाइम पे, वो थोड़ा सा ज़्यादा सेकुलर थी। यानी कि ठीक है, वो अलग अलग संप्रदाय अपने कानून को बात करते थे, बट मुग़ल इस बात का ध्यान जरूर देते थे कि भाई ऐसा तो नहीं है कि आपका मतलब कुछ किसी का अहित हो रहा है या किसी का हक मारा जा रहा है। तो थोड़ा ज़्यादा सेकुलर जुडिशरी थी। वहीं उसके उलट जो अंग्रेज़ थे, उनके पास जो जुडिशरी थी वो थोड़ा सा गड़बड़ थी, क्योंकि इस जुडिशरी के अंदर उस वर्ग का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा था जो दूसरे वर्ग को ज़्यादा शोषण करता था। यानी कि पुरुषों का जो रिप्रेजेंटेशन था ज़्यादा था और औरतें बहुत कम थी। तो औरतों की बात वहाँ पहुँचती नहीं थी। तो बहुत सारे हक के जो फैसले थे वो पुरुषों की तरफ हुए और औरतों के खिलाफ हुआ, क्योंकि औरतों की बात करने वाला कोई था नहीं वहाँ पर।
ठीक है। अच्छा, अब फैसले कैसे करते थे? जैसे मैंने कहा कि जो हर कबीले का अपना सिस्टम होता था उसको एक गाइडलाइन फॉलो करते थे। तो अंग्रेज़ों ने थोड़ा सा और एडवांस किया, उन्होंने वेद लिया, शास्त्र लिए और उसमें जो बात कही गई है उसके हिसाब से अपने जजमेंट देते थे। शादी ब्याह और जो प्रॉपर्टी को लेकर जो शास्त्रों में लिखा गया है, जो वेद में लिखा गया है, उसके तहत बातें कही जाती थी और उस फैसले लिए जाते थे। अब शास्त्रों में आपको दोस्तों पता है कि सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारे शास्त्रों में कई जगह पर दलितों को, औरतों को बहुत ही नीचा दिखाया गया है, जिस कारण से इन लोगों का जो राइट्स हैं, हक है, दलित और औरतों को राइट्स आज़ादी तक नहीं मिल पाया। जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ, संविधान नहीं बन गया, तब तक इनको बराबरी का हक नहीं मिल पाया। ठीक है। अच्छा, अब इसमें औरतों में आप हर वर्ग की औरत, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, सबका शोषण हुआ है और सबके ही हक मारे गए हैं। ठीक है, अंग्रेज़ों के टाइम पे भी ये चीज़ रही है। अच्छा, जब 19वीं सेंचुरी में या 20वीं सेंचुरी में होता क्या था दोस्तों कि औरतों के पास जो हक था वो लिमिटेड था, यानी कि उनको इतना दिया जाता था कि वो सब जिंदा रहें, उनका अपना नॉर्मल जीवन यापन हो, बट कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसा कमा लें या पैसा स्टोर कर ले, ऐसा कुछ उनको राइट्स नहीं थे। यानी कि राइट टू सब्सिस्टेंस था, यानी कि जिंदा रहने का हक तो था बट प्रॉपर्टी का हक नहीं था। ये हमारे 19वीं सदी और 20वीं सदी के अंदर औरतों की स्थिति रही है। ठीक है। अच्छा, बाद में जब देश आज़ाद हुआ, 1947 में देश आज़ाद होता है, तो हमारे देश के लीडरों ने ये कोशिश की कि एक यूनिवर्सल सिविल कोड बनाया जाए, यूनिवर्सल सिविल कोड लाया जाए इस देश में, जिसमें ऐसा एक सिस्टम बनाया जाए, ऐसे कानून बनाया जाए कि चाहे जो हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी वर्ग के, सभी धर्मों के जो शादी ब्याह या डिवोर्स और प्रॉपर्टी के मैटर हैं, सबको एक कानून के तहत फॉलो किया जाए। ठीक है, यानी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी व्यक्ति है जो शादी कर रहा है या डिवोर्स दे रहा है या जो उसके अंदर प्रॉपर्टी रखने का राइट्स हैं, वो सब कानून के तहत होना चाहिए और सब एक ही कानून सब फॉलो करें। अभी स्थिति क्या है दोस्तों कि हिंदू धर्म के लिए अलग कानून है इस मैटर में, यानी कि शादी ब्याह, डिवोर्स और प्रॉपर्टी में, और मुस्लिम लोग अलग फॉलो करते हैं, इनका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो वो फॉलो करता है। मतलब इसीलिए मुसलमान हमारे देश में 4 शादी कर सकते हैं, बट हिंदू में कोई शादी, एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अलग अलग कानून, तो कोशिश ये थी कि एक ही कानून बनाया जाए। प्रॉब्लम क्या हुई, 1947 में जब इस बारे में बात चल रही थी, संविधान सभा में इस बात चल रही थी, तो कुछ लोगों ने इसको फेवर किया, कुछ लोगों ने बहुत अपोज़ किया। अपोज़ करने वालों में मुस्लिम के साथ साथ हिंदू वर्ग भी थे। हिंदू वर्ग के वो लोग भी थे जो ये सोचते थे कि सरकार अगर ऐसा कानून बनाती है, यूनिवर्सल सिविल कोड बनाती है, तो उनको लगता था कि सरकार जो है उनके शास्त्रों में, उनके धर्म में, उनके धार्मिक मैटर में ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है। दोस्तों 1947 के आसपास की दशक की बात है, उस समय हिंदू धर्म में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो एक से ज़्यादा शादी करते थे, जो औरतों को प्रॉपर्टी का राइट्स नहीं देते थे। ठीक है, ऐसा वहाँ पर उस समय बहुत था। तो ये बात ये हुई कि यूनिवर्सल सिविल कोड डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि वो आए, लेकिन बहुत लोगों ने अपोज़ किया। नेहरू पहले सपोर्ट में थे, बट नेहरू को लगा कि अगर यूनिवर्सल सिविल कोड की बात करेंगे तो हिंदू मुसलमान सब अगेंस्ट हो जाएंगे, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि यूनिवर्सल सिविल कोड को 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहले उन्होंने कहा कि पहले हिंदू धर्म के लोगों के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए और मुस्लिम्स को बाद में देख लेंगे, क्योंकि मुस्लिम वैसे भी 1947 में बंटवारा हुआ था, तो एक बहुत इनसिक्योरिटी में जी रहे थे, तो उनके मैटर को हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। उनके जो प्रॉपर्टी, शादी के और ये जो पर्सनल लॉ है, इसको हम बाद में देख लेंगे, पहले हिंदू को देख लेते हैं। तो इन्होंने हिंदू का जो कहते हैं हिंदू सक्सेशन जो एक्ट है वो लेकर आए, 1956 के अंदर लेकर आते हैं। इसी बीच डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात से नाराज होकर त्यागपत्र दे दिया, बोला कि नहीं यार, ये तो आप औरतों का हक मार रहे हो, चाहे वो मुस्लिम औरतें क्यों ना हो, तो आप उनका हक मार रहे हो। तो अम्बेडकर ने आप रेजिग्नेशन दे दिया और नेहरू ने 2-3 अलग अलग एक्ट के माध्यम से अपनी बात कर दी कि हाँ भाई, हिंदू धर्म में जो लोग हैं, औरतें जो हैं, उनको शादी ब्याह, डिवोर्स और प्रॉपर्टी के राइट्स दे दिए गए। ठीक है, उस समय तक प्रॉपर्टी के राइट्स पूरे नहीं दिए गए थे, 1956 में पूरे राइट्स नहीं दिए गए थे। ठीक है, बात चलती रही, बहुत कुछ हुआ जिसको हम अभी कवर नहीं करेंगे। ये समझ लीजिए कि लॉ कमीशन इसमें एक्टिव होता है, बहुत चीज़ें हैपनिंग होती हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें आती हैं। और जो लॉ कमीशन है, यानी कि जो
वो अपना 174th रिपोर्ट देता है, 174वीं रिपोर्ट देता है लॉ कमीशन, जिसमें ये बात कहता है कि भाई औरतों को प्रॉपर्टी में पूरा राइट्स मिलने चाहिए। ये लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी, जिसको 2005 में मान लिया जाता है और हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया जाता है और औरतों को 50% का पूरा हक दिया जाता है। ये पूरी एक मोटी मोटी मैंने कहानी आपको समझा दी है। अच्छा, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी दो तरह की होती है। एक होती है सेल्फ एक्वायर्ड, एक होता है एंसेस्टर। मतलब कि लेट्स सपोज आपके पापा ने जो कमाया, ठीक है, वो आपकी उनका सेल्फ एक्वायर्ड है, मतलब उन्होंने मेहनत की तो सेल्फ एक्वायर्ड है। और एंसेस्टर प्रॉपर्टी वो होती है जो उनके पापा ने या पहले उनके और लोगों ने ज़मीन इकट्ठे कर दी। तो दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। अब इस केस में, अगर दोनों ही केस में इनफैक्ट कहते हैं, अगर कोई विल नहीं है, यानी कि किसी ने अपना कहते हैं विल नहीं बनाया है, अपने लिख के कुछ नहीं लिखा है किसी को, तो इन केस कोई विल नहीं है तो जो भी प्रॉपर्टी होगी, चाहे वो सेल्फ एक्वायर्ड हो चाहे वो एंसेस्टर की हो, वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। जितने बच्चे होंगे उनमें बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अगर विल नहीं है तो, अगर विल है, ठीक है, अगर उन्होंने अपना लिख के गए हैं तो फिर जैसा लिखा है वैसा माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। तो प्रॉपर्टी में यहाँ पर माता की प्रॉपर्टी भी आती है, सिर्फ पिता की प्रॉपर्टी नहीं है, माता की प्रॉपर्टी भी आती है। तो बच्चों को माता और पिता दोनों की प्रॉपर्टी में हक है, बट एक है कि माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी, मेंटेनेंस देना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा। अगर आप मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। मतलब अगर आप माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, उनको ठीक से नहीं रख रहे हैं, तो आप कोई क्लेम नहीं होता है आपका, ठीक है। तो इसमें मेंटेनेंस मैटर करती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं हिंदुओं की, तो हिंदू का मतलब जो संविधान में बोला गया है उसमें जो हिंदू भी आते हैं, जो हिंदू हैं, जैन, बौद्धिस्ट और सिख, यानी 4 लोग आते हैं, जैन, बौद्धिस्ट, सिख और हिंदू। इनको हिंदू में बोला जाता है, ये 4 वर्ड, ठीक है। अब एक्स्ट्रा कौन से बचे? मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस, ये अलग अलग हैं। हिंदू को, इन चारों को हिंदू क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बोला गया है कि ये चारों धर्म जो हैं उनका जो उत्पत्ति हुई है वो हिंदुस्तान से हुई है, जबकि क्रिश्चियंस की और इस्लाम की उत्पत्ति वेस्ट से हुई है, अरब में हुई है, ठीक है। तो हिंदू को, इसीलिए आप देखो रिजर्वेशन भी जो मिलता है, चाहे वो बौद्धिस्ट हो चाहे वो सिख हो, तो उसके अंदर भी जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं तो उनको रिजर्वेशन मिलता है, ना कि क्रिश्चियंस को और मुसलमानों को मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। अच्छा, अब मुस्लिम की बात करते हैं। मुस्लिम औरतों में देखिए दोस्तों क्या है, ये सच है कि मुस्लिम औरतों का जो थोड़ा सा हक पहले से मिलते आ रहा है। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हिंदू सक्सेशन एक्ट से पहले या उस समय से हिंदू औरतों को हक ज़्यादा नहीं था, बट मुस्लिम औरतों को थोड़ा सा ज़्यादा हक मिलता था, ज़्यादा उनकी अच्छी कंडीशन थी। और उनको आज भी उनका जो हक होता है वो किसी अपने बेटे से, मतलब अगर एक लड़का एक लड़की है तो लड़की को अपने भाई लड़के से जो क्लेम होगा 50% होगा, यानी बेटे को ज़्यादा मिलेगा 50% और बेटी को 50% कम मिलेगा। क्योंकि ये बात इसलिए बोली गई है कि जो लड़की है वो मेहर की भी हकदार होती है। मेहर मतलब जो शादी होती है और जो पति होता है वो उसका मेंटेनेंस भी उठाता है, तो ये लड़की का हक है, इसीलिए उसको प्रॉपर्टी में 50% कम मिलता है। मुस्लिम औरत को प्रॉपर्टी में, अपने पापा की प्रॉपर्टी में 50% कम मिलेगा, अपने भाई से 50% कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? क्योंकि जो मेहर होती है, शादी के समय जो मेहर बांधी जाती है वो, और मेंटेनेंस जो कि उसका किया जाता है पति द्वारा, वो उसका हक है, उसको एक्स्ट्रा मिलता है, इसलिए उसका प्रॉपर्टी में 50% कम मिलता है, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करते हैं संविधान की, तो संविधान में वुमेन्स राइट्स के कहाँ पे आया है, तो देखिए आर्टिकल 14 में इक्वलिटी की बात की गई है, तो उसमें औरतें आ जाएंगी। आर्टिकल 15(1) में बोला गया है कि जो सरकार है वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, यानी कि भेदभाव नहीं करेगी पुरुष में या महिला के अंदर। तो आर्टिकल 15 भी इसको कवर करता है। आर्टिकल 16 की बात करते हैं तो इसमें बोला गया है कि जो स्टेट है, यानी कि देश है, सरकार है, वो सबको बराबरी का हक देगा। इसमें पुरुष महिला सबको बराबरी का हक मिलेगा, बराबरी का मौका मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 39D की बात करता है, वो कहता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि जो जितना काम करेगा उसको उतना तनख्वाह मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक ही काम करने पुरुष को ज़्यादा मिल रहा है तनख्वाह और महिला को कम मिल रही है, ऐसा नहीं होगा। दोनों को अगर काम एक कर रहे हैं तो सैलरी भी बराबर की होगी। और आर्टिकल 42 जो कि DPSP में होता है, उसमें मैटरनिटी लीव के बारे में बात की गई। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जहाँ पर संविधान के अंदर औरतों के बारे में मेंशन किया गया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है।
अच्छा, अब चीज़ आती है कि कुछ एक्टिव रोल है, जुडिशरी ने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया है। आपको जीएस 2 में पूछेगा कि भाई जुडिशरी का रोल क्या रहा है, तो जुडिशरी का रोल खासकर इस प्रॉपर्टी वाले मैटर में बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे जुडिशरी ने अपने इस बात को बहुत क्लियर किया है, जैसे कि एक केस आया था एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मीज़ा नाम का केस था, जिसमें उन्होंने एयर इंडिया को बोला कि भाई अगर आप उस समय एयर इंडिया क्या कर रही थी, वो कोई भी प्रेग्नेंट एयर होस्टेस थी तो उसको वो नौकरी से निकाल रहे थे, तो कोर्ट ने बोला कि ये करना गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संविधान के खिलाफ है। तो एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मीज़ा केस में आया ये जुडिशरी ने वुमेन्स औरतों के हक में ये फैसला दिया। फिर एक केस आता है दत्तात्रेय वर्सेस स्टेट। इसमें जो औरतों को पढ़ाई स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर रिजर्वेशन है उसकी बात कही है, उसको सपोर्ट किया कि लड़कियों को रिजर्वेशन देना चाहिए पढ़ाई के अंदर, ठीक है। फिर एक राजेश गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस आया था, जिसमें ये बोला गया कि कोई पोस्ट है तो उसमें 50% तक की सीटें औरतों के लिए रिजर्व रह सकती हैं, कोई गलत नहीं है। तो ये राजेश गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस था। और एक आता है विशाखा वर्सेस स्टेट केस में, जिसमें जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, बल्कि विशाखा वाला केस जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट वाला केस भी है, सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्किंग प्लेस में भी आता है ये केस, ठीक है। तो 3-4 केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशरी ने हमेशा सपोर्ट किया है और औरतों की राइट्स को ये कोशिश की कि औरतों को राइट्स मजबूती से मिले उनको, और हक उनको वहाँ तक पहुँचे। तो और अभी देखिए सबरीमाला जो केस है और ट्रिपल तलाक केस है, यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने औरतों का ही पक्ष लिया है इसके अंदर, ठीक है। तो जुडिशरी की जब भी बात आएगी तो जुडिशरी के इन पॉइंट्स को आप कर सकते हो, क्योंकि मेंस में बहुत सारे सवाल बन सकते हैं इसके अंदर। मेंस में बहुत कुछ बातें जो मैंने डिस्कस की हैं अभी यहाँ पर, वो मेंस में भी आप लिख सकते हो। तो मेंस में जितने भी आपको ये एग्जाम्पल है आप लिखिएगा, साथ जुडिशरी का जो रोल रहा है उसको बारे में मेंशन कीजिएगा। हाँ, अब थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि प्री की बात, मेंस की बात हो गई, प्री की बात करते हैं। तो कि प्री में कई बार सवाल आता है कि खासकर ब्रिटिशर्स के ऊपर आता है। देखिए 2 चीज़ें हुई थी, एक हुई थी फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो बैन ऑन द फीमेल इन्फेंटिसाइड, मतलब कि जो भ्रूण हत्या होती है, जो कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं, कन्या भ्रूण हत्या उस समय बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, 18वीं सदी में बहुत ज़्यादा थी। तो इसके खिलाफ कुछ लोगों ने जो अंग्रेज़ थे बहुत ज़्यादा एक्टिवली अपनी बात बोली है, जिसमें से एक कहते हैं जॉन शोर ने जो एक एक्ट पास किया था। पहला इंसान था जॉन शोर जिस ब्रिटिशर्स में जिसने उसके राज्य में पहली बार कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कोई एक्ट पास हुआ था, बैन लगा था। एक्ट नहीं पास हुआ था, बैन लगा था। एक्ट बात पास हुआ है, बैन लगा था जॉन शोर की। ये बहुत चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। जॉन शोर के टाइम पर कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर पहली बार बैन लगा, लेकिन जो कानून बनता है वो बना रिचर्ड ब्रुक के टाइम पे। रिचर्ड ब्रुक के टाइम पर फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट 1870 पारित होता है। रिचर्ड ब्रुक के टाइम पर फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट 1870 पास होता है। तो दोनों अलग है। पहली बार बैन हुआ जॉन शोर के टाइम पे बैन हुआ, और जो एक्ट पास हुआ आपका फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट 1870 वो रिचर्ड ब्रुक के टाइम पे पास हुआ है। दोनों को समझने की कोशिश कीजिएगा, दोनों के मतलब अलग हैं। पीसीएस प्री में पूछ सकते हैं आपसे ये, ठीक है। अच्छा, अब एक और है लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ कानून पास करके सती प्रथा को बैन किया था, ठीक है। तो विलियम बेंटिक, कई बार पूछा गया, विलियम बेंटिक सती प्रथा को बैन किया। जॉन शोर ने पहली बार आपका कन्या भ्रूण हत्या पे बैन किया, और रिचर्ड ब्रुक के टाइम पर फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट 1870 पारित हुआ, ठीक है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने प्री और मेंस दोनों को कवर करने की कोशिश की है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ बात अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके बात लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।